हेलो बच्चा लोग मेरे, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। तो आज की ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। इसके पहले मैंने आपको कई सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक आपने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसमें आपको कोई भी परेशानी होगी। उनके अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, तो आप, मुझे पता है, फटेफट उसको कर ले जाएंगे कि कहीं से भी कोई भी प्रश्न आएगा। तो आज हम इसी तरह से जो हमारा सर्वनाम का टॉपिक है ना, इसको पढ़ेंगे। और सर्वनाम में अब अगर आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा ना बच्चे, तो मतलब गलत ही नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ ना। और इतने मेहनती तो आप सभी हैं। बस वही बात है ना कि मैं रास्ता बताते चलूंगी और मुझे पता है आप सभी एकदम फॉलो करते उसे चलेंगे। मैं थोड़ी मेहनत करूंगी, आप मेरे से ज्यादा मेहनत करेंगे। और हाँ, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा बच्चे, कहीं परेशानी होगी, वो चीज आप बेधड़क पूछेगा कि मैम ये चीज नहीं समझ में आया है। आप एक बार पूछोगे, मैं 10 बार बताऊंगी आपको। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम इस सेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जो कवर करेंगे इसमें, क्योंकि सर्वनाम का टॉपिक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सर्वनाम के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जब हम सर्वनाम के बारे में जान चुके होंगे, फिर हम सर्वनाम के भेद को पढ़ेंगे। यानी कि हमारा पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ये क्या है, इनको कैसे पहचानते हैं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे भाई, हम इन टॉपिक को कवर किए हैं तो ये हमें समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया, ये जानने के लिए हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। ओके, तो चलिए फिर चलते हैं और डिस्कस करते हैं बहुत सारी बातें। सबसे पहली चीज हम लोग क्या जानेंगे, सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम क्या कहा गया, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध के कारण किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। यानी कि इससे आपको क्या पता चला, इससे पता चला कि भाई सर्वनाम जो शब्द है वो कैसा शब्द है, वो विकारी शब्द है। विकारी मैंने शब्द में आपको बताया था, लेकिन मैं फिर आपको बता रही हूं कि विकारी का मतलब होता है जिस शब्द को हम लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं। हमारी हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे जैसे दिया है कि मैं शब्द किसके लिए, बोलने वाला। यानी कि अगर हम कोई बात आपको बता रहे हैं या मैं आपको कोई बात बता रही हूं, तो मैं बार बार अपना नाम नहीं लूंगी ना। मैं अपने स्थान पर क्या करूंगी, अपने नाम के स्थान पर मैं, हम, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे ना। अब हम आपसे कोई बात कह रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बार बार आपका नाम तो लेंगे नहीं, उसके स्थान पर हम कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहेंगे तुम, आप, तू, ठीक, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे ना। तो इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सुनने वाला। यह निकटवर्ती वस्तु होगा कोई, उसके बारे में हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, यह शब्द का प्रयोग करेंगे। कोई वस्तु दूर है और उसके बारे में हमें बताना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वह शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वही कहा गया है कि वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उसे क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। जिस परिभाषा को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, कि भाई संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला जो शब्द होता है हमारी हिंदी में, उसे सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए आपको लिख के दे दिया कि भाई बार बार उसी शब्द का प्रयोग करना, कि सपना जो है लखनऊ रहती थी, सपना का विवाह जो है इनसे हुआ, सपना के बच्चे का नाम ये था, सपना के माता पिता दिल्ली गए थे, सपना। तो बार बार हम सपना सपना का प्रयोग नहीं करेंगे ना, पढ़ने में भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, उनके नाम के स्थान पर कुछ शब्द प्रयोग करेंगे ना, जो कि भाई क्या है, जो उनके स्थान पर प्रयोग होगा। तो वही बात कहा गया है। अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किससे, सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब क्या होता है बच्चे, सभी का, और नाम का मतलब क्या है, नाम। अर्थात जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त होता है हमारी हिंदी में, उसे सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। तो देखो इतने सारे प्रश्न इससे आपके बनेंगे और आपके तैयार हो गए। सर्वनाम शब्द कैसा है, विकारी। ठीक है, किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है सर्वनाम का, संज्ञा के स्थान पर। सर्वनाम कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो दो।
सर्व प्लस नाम। सर्व का क्या अर्थ है? सभी का, और नाम का मतलब क्या होता है? नाम से होता है। क्लियर यहां तक? अब देखो बच्चे, अब आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ध्यान से आप सभी समझिएगा बेटा, कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो प्लीज बच्चा पूछ जरूर लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा हिंदी में सर्वनाम प्रयोग होते हैं, सर्वनाम प्रयोग होते हैं तो हैं, क्या बताएंगे? भेद नहीं, जब आपसे पूछा जाएगा हिंदी में कितने प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा 11। और वो 11 कौन कौन से हैं बेटा? मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, और तो। ठीक है, 1 2 4 5 8 9 10 11। ठीक, ये 11 प्रकार के जो सर्वनाम ये मूल रूप से होते हैं। तो हिंदी में सर्वनाम के जो प्रयोग होते हैं बेटा 11। अब आपसे कभी पूछा जाए कि हिंदी में सर्वनाम में कारक कितने होते हैं, जब आपसे क्या पूछा जाएगा? सर्वनाम में कारक कितने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बताएंगे? यस, सर्वनाम में देखो हिंदी में वैसे जो है 8 कारक होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं सर्वनाम की तो बच्चा सर्वनाम में 8 कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि कितने कारक होते हैं? 7 कारक। ठीक है, किस कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है, संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता, किया जाता है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये संबोधन कारक का प्रयोग किया क्यों नहीं जाता है सर्वनाम में? तो देखिए जब हम किसी को पुकार रहे होते हैं बच्चे ना, जैसे मान लीजिए मुझे राम को बुलाना है, तो अगर मैं राम के स्थान पर तुम शब्द का, तो उसको समझ में नहीं आया भाई बुला किसको रहे हैं, हम सीता को बुला रहे हैं, आप शब्द का प्रयोग करेंगे उसको। तो हम जब किसी को संबोधित करते हैं, किसी को पुकारते हैं, तो हम उनके स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सर्वनाम में जो कारक होते हैं बेटा वो 7 कारक होते हैं। किस कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो बच्चा मेरे याद रखिएगा संबोधन कारक का प्रयोग सर्वनाम में नहीं किया जाता है। पॉइंट्स क्लियर? और कभी भी आपसे पूछा जाए वचन कितने होते हैं सर्वनाम में, तो भाई हमारी हिंदी में 2 ही वचन होते हैं। तो इसका मतलब वचन की अगर हम बात करते हैं वचन, तो वचन 2 होते हैं सर्वनाम में। एक हमारा हो जाता है एक वचन, और क्या होता है? बहुवचन। बहु, ठीक है, पॉइंट्स क्लियर यहां तक ना, सभी का डन ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सर्वनाम के जब आपसे भेद पूछा जाएगा तो आप कितना भेद बताएंगे? 6 भेद। पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, जब देखिए क्या पूछा गया, सर्वनाम में भेद पूछा जाएगा तो 6, प्रयोग कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? तो आपके 11, कारक कितने होते हैं सर्वनाम में? तो 7, वचन कितने होते हैं सर्वनाम में? तो 2 वचन होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक में आप सभी को पता है कि जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले किया जाता है। निश्चयवाचक में क्या होता है? निश्चितता को बताता है। अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि इस सर्वनाम शब्द के प्रयोग से हमें अनिश्चितता का बोध होता है। संबंध में क्या होता है कि भाई 2 सर्वनाम के बीच में हमें संबंध का पता चलता है। प्रश्नवाचक में क्या हो जाता है? प्रश्न का बोध होता है सर्वनाम के माध्यम से। और निजवाचक में क्या होता है? अपनत्व का बोध होता है। ठीक है, तो ये आपके सर्वनाम के भेद हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चे?
कंफ्यूजन होगा तो बेटा प्लीज पूछ लेना कि मैम ये चीज नहीं समझ में आया है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहा गया, जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों मतलब स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री पुरुष है, अब हम बार बार उनका नाम नहीं ले सकते ना, तो हम उनके स्थान पर कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वही जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं वही किसमें आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। मतलब अगर हम एक सिंपल भाषा में बोले, एक सरल शब्द में आपसे कहें तो क्या कहेंगे, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात कही जाती है उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला जो हमारा सर्वनाम होता है, हमारी हिंदी में उसे पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं और हम शब्द का प्रयोग किसने किया, वक्ता। वक्ता का मतलब जो बात कह रहा है, जैसे यहाँ पे मैं हुई, ठीक है, तो वो खुद के लिए प्रयोग करेंगे, यानी कि मैं बार बार अपना नाम नहीं लूंगी बच्चे, मैं अपने लिए मैं या फिर हम शब्द का प्रयोग करूंगी। तुम, आप, तू, ये शब्द सुनने वाले के लिए, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं तो हम आपके लिए आपका बार बार नाम नहीं लेंगे, बल्कि हम आपके लिए क्या करेंगे, तू, तुम और आप शब्द का प्रयोग करेंगे। यह वह, ठीक है, ये वे, ये किसी के बारे में मतलब थर्ड पर्सन के बारे में जब बात कही जाती है, ठीक है, वहां पे प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में जो वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है इसके बारे में बोध कर, तो ये सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जाने। देखिए अगर आपसे पूछा जाए पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार कितने हो तो 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखिए एक प्रश्न और यहाँ से ऐसे आपका बनता है, सर्वनाम के भेद जब आपसे पूछा गया तो आपने कहा भाई हमारा जो सर्वनाम है उसके 6 भेद हैं। ठीक, जब आपसे बच्चा सर्वनाम के उपभेद पूछा जाएगा ना तो आप हमेशा 3 बताएंगे। उपभेद मतलब समझ रहे हो ना बेटा, कि जो भेद के भेद होते हैं हमारी हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, उपभेद कहा जाता है। तो जब आपसे सर्वनाम के उपभेद पूछा जाएगा तो 3, या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार पूछा जाएगा बच्चा तो 3 बताएंगे, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा उत्तम पुरुष, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, जो अभी मैंने बताया था, अर्थात वक्ता अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो अकेला होता है। भाई अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम अकेले हैं ना, तो हम इसमें व्यक्ति अकेला होता है, इसीलिए उत्तम पुरुष को एकल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एकल पुरुष किस जो है पुरुषवाचक सर्वनाम को कहते हैं तो उत्तम पुरुषवाचक। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बोलने वाला अर्थात जो वक्ता होता है वो जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वो कौन सा सर्वनाम है, तो क्या बताएंगे, एकल पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमारी, मैंने, ये सारे शब्द हैं ना, ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे कि नहीं। जैसे कहा गया कि मेरा नाम मनवित है, ठीक है, यहाँ पे जो मनवित ने अपने लिए किस शब्द का प्रयोग किया, मेरा शब्द का प्रयोग किया है कि नहीं प्रयोग किया है। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं, यानी कि यहाँ पे जो करता है वो स्वयं के लिए, जो बात को कह रहा है वो अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग किया है कि नहीं। हम 2 मित्र हैं, यानी कि यहाँ पे जो हम शब्द है इसका प्रयोग किया है कि नहीं, वक्ता ने अपने लिए किया है ना। तो उत्तम पुरुष का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, स्वयं के लिए किया जाता है, यानी बोलने वाला जो वक्ता होता है वो जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष के नाम से जानते हैं। इसमें व्यक्ति अकेला होता है, इसीलिए ये जो सर्वनाम होता है इसे एकल पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, गुड। देखिए अगला हमारा क्या है, मध्यम पुरुष।
ये कह रहे हैं कि जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाला अर्थात श्रोता के लिए हम करेंगे उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो बात कह रहा है उसको कोई सुन भी तो रहा होगा। ये थोड़ी ना है कि बेचारा ऐसे पागलों की तरह बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहा है, नहीं, उसको सुनने वाले भी तो होंगे। तो जो सुनने वाला होगा हम भाई हरदम उनका नाम थोड़ी ना पुकारेंगे, हम उनके लिए कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे कि नहीं। तो वही जो सुनने वाला यानी कि जो श्रोता लोग हैं उनके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो हमारा मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे यहाँ पे तू, अब ये अनादर सूचक हो जाता है। ठीक है, तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारे, तुमने, आपने, ये जो सारे शब्द हैं ये किसके लिए किए हैं? सामने वाले के लिए किए हैं ना, जो सुन रहा है हमको उसके लिए किए हैं ना। जैसे यहाँ पे कहा गया है तू इतनी देर तक कहाँ था। अब यहाँ पे तू शब्द क्या, अनादरवाचक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, तो ये लेकिन तू शब्द क्या है, ये किसके, हम सामने वाले के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सुनने वाले के लिए कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये कौन से पुरुष के अंतर्गत आएगा, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा ना। तुम कहाँ गए थे, आपसे तुम को अंडरलाइन करेंगे बच्चे और आपसे पूछेंगे कि तुम शब्द किस पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, तो आप तुरंत बताएंगे ना कि मध्यम पुरुष के। तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। अब आपसे पूछा जाएगा भाई इसमें तुम्हें शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तुरंत बताएंगे भाई मध्यम पुरुष है, क्योंकि यहाँ पे तो ये सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर बच्चे, चलो बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अन्य पुरुष, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, अन्य पुरुष। मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं होता है, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में बोले ना तो चुगली करने वाला जो सबसे ज्यादा चुगली में प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम है ना वो यही है भाई। जब व्यक्ति उपस्थित नहीं होगा तभी तो हम उसके बारे में बात कर पाएंगे ना। तो क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है यानी कि जो वहां पे उपस्थित नहीं होता है, जब हम उसके लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे मैच नहीं खेलेंगे, यानी कि वे वहां पे उपस्थित नहीं हैं। ठीक है, उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, मतलब क्या है, हम किसके, वो वहां पे उपस्थित नहीं, उन्होंने कड़ी मेहनत करी थी। वह कल विद्यालय नहीं आया था, यानी कि जिसके बारे में इस वाक्य में आपको बात करते हुए मिल रहा है वो वहां पे उपस्थित नहीं है। ठीक है, जैसे क्या कहा गया है, वे, यह, वह, इनका, उनका, उन्हें, उसको, उनसे, कोई भी ऐसा शब्द देता है ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे बच्चा मेरे नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है प्रधान पुरुष और अप्रधान पुरुष। तो देखिए कभी भी अगर आपसे नोट करके पॉइंट्स लिखिएगा, उत्तम पुरुष और जो मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में व्यक्ति का उपस्थित रहना अनिवार्य होता है। व्यक्ति का उपस्थित रहना, उपस्थित रहना अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए उन्हें प्रधान पुरुष, प्रधान पुरुष, ठीक है, तथा अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष में व्यक्ति का उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं है, अन्य पुरुष में व्यक्ति का उपस्थित रहना, का उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं होता है, इसलिए वह अप्रधान।
अरे नहीं होता है, इसलिए इसलिए वह अप्रधान पुरुष कहलाता है। ये वह अप्रधान पुरुष कहलाता है। पुरुष कहलाता है। ठीक है ना, पॉइंट्स क्लियर हुआ ना। आपसे पूछा जाए प्रधान पुरुष कौन है, तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। क्यों भाई, उन्हें क्यों प्रधान कहते हैं, तो बस क्योंकि उनमें व्यक्ति का रहना उपस्थित रहेगा, क्योंकि भाई जो बात को कह रहा है वो भी उपस्थित है, जो बात को हमारी सुन रहा है वो भी उपस्थित होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा अप्रधान पुरुष है वो किसको कहते हैं, अन्य पुरुष को कहते हैं, क्योंकि उसमें व्यक्ति का उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं होता है। पॉइंट्स क्लियर, क्योंकि भाई जब उपस्थित रहेगा तो हम उसके बारे में चुगली ही कहाँ कर पाएंगे ना। चुगली में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम। जब क्या, अरे वो कह रहे थे, वो कह रही थी, ठीक है, ऐसे वाला जो बात होता है। चलो आ जाओ भाई, अगला देखो, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कह रहा है कि सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा। मतलब अगर सिंपल सी भाषा में उन्होंने कहा, अगर हम आपसे कहें तो हम कहेंगे जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। एक आपका संकेतवाचक विशेषण होता है, वो क्या कहता है, वो कहता है जब हम किसी सर्वनाम, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, निश्चयवाचक जो सर्वनाम कहता है वो कहता है जिस सर्वनाम के रूप से हमें किसी बात या वस्तु के निश्चित होने का पता चलता है वो हमारा क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें पता है दो सर्वनाम होते हैं, यह और वह मुख्य रूप से। अब उसी से आपके ये वे ये सारे सर्वनाम निकलते हैं। ठीक है, अब जैसे वह मेरा गांव है, अब यहाँ पे जो वह शब्द का प्रयोग किया गया है वो मेरे गांव की निश्चितता को बता रहा है कि नहीं, कि हाँ भैया वो जो गांव है वो मेरा ही है भाई, और किसी का नहीं है। यह मेरी पुस्तक है, इसमें यह जो शब्द है वो उस पुस्तक की निश्चितता को बता रहा है कि नहीं बता रहा है बच्चे, बता रहा है ना। मतलब वो पुस्तक किसकी है भाई, मेरी है वो पुस्तक। ये पुस्तक राधा की है, यानी कि यहाँ पे जो हमने ये शब्द प्रयोग किया वो राधा की पुस्तक की निश्चितता को बताने के लिए प्रयोग किया है कि नहीं किया है, किया है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और देखिए यह शब्द जो होता है ना यहाँ पे वो पास की निश्चितता को बताता है, लेकिन जो वह शब्द होता है ना बच्चे वो दूर की निश्चितता को बताता है। तो देखिए क्या क्या प्रश्न पूछा जाए। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, हमें वस्तु की निश्चितता का पता चलता है। संकेतवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम को कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम को कहा जाता है। यह वह किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, निश्चयवाचक, ये वे उनसे निकले हुए हैं। या फिर मेरे बच्चे आपसे वाक्य में लिखकर पूछ लिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप गलत करेंगे, फटाक से बता देंगे बस इसका ये सही है, इसका ये सही है कि नहीं, बताइए। और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा फिर मैं बात वही बोलूंगी, नहीं समझ में आएगा बच्चा तुरंत पूछिएगा कि मैम ये चीज़ नहीं समझ में आया है। ठीक है, तो ये जब तक बताओगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं समझ में आया है, जब बताएंगे तभी ना पता चलेगा। अगला देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है, जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर एक संकेत करे और उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे। मतलब आप किसी के बारे में तो बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या है, अनिश्चित है, वो अस्पष्ट है, मतलब वो निश्चित नहीं है, वही हमारा क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, ये सारे शब्द का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कोई शब्द का प्रयोग किया गया है ये क्या है, अनिश्चयवाचक है ना बेटा। ये जहां वहां ये वाला जो है
को हटा देना, ठीक है। जहाँ वहाँ, जहाँ कोई गया है, ऐसे जब प्रयोग किया जाता है तब आता है। भोजन में कुछ गिर गया है। अब क्या गिर गया ये नहीं पता है ना, तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो कोई है, कुछ है, किसी को बुलाओ, ठीक है। कोई गया है, कोई आया है, ठीक है, कोई खड़ा है, कुछ भी ऐसा मतलब जिससे हमें एक अनिश्चितता का बोध हो। दाल में कुछ काला है, अब क्या काला है भैया हमें क्या पता। मम्मी कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है हमें क्या पता भाई, हम अनिश्चित है ना। हमने तो बस उसके स्थान पर शब्द प्रयोग किया, कोई कुछ का, ठीक है। तो कोई कुछ किसी ऐसे शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो क्या हो जाता है, अनिश्चित या फिर अस्पष्ट हो जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। डन सभी को, किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक क्या कहता है, जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो, जो अर्थात मतलब आप कह सकते हैं जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जिस सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तुरंत बताएंगे संबंधवाचक। अब इसमें जैसे जो, शो, जैसा, तैसा, जिसका, उसका, ऐसे शब्द क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, संबंध का बोध हो रहा है कि नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे संबंध का बोध हो रहा है कि नहीं। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, अब वह कौन है आपका एक वाक्य हो गया, जो पड़ा रो रहा है, यानी कि उसका रोना और कौन है इसका संबंध का बोध हो रहा है कि नहीं बोध हो रहा है। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, संबंध का बोध हो रहा है कि नहीं। जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी। आपका भाई मेहनत करना और सफलता मिलना दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं कि नहीं संबंधित हैं। कोई भी प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो वाक्य के माध्यम से पूछा जाए या सिर्फ ऐसे पूछा जाए, बच्चा गलत मत करना, है ना, गलत नहीं होगा ना। जैसे पूछ लिया जैसी वैसी किस सर्वनाम के अंतर्गत है, संबंधवाचक। और पता है ये सारे जो प्रश्न होते हैं ना, कि जैसे आपको पैसेज दिया रहता है ना, या फिर अलग से भी दे देते हैं, या पैसेज में क्या करते हैं, पैसेज में कहीं कुछ आया और उन्होंने आपसे पूछ लिया भाई इसमें बताइए कौन सा सर्वनाम है, इस वाक्य में रेखांकित जो शब्द दिया गया उसमें बताइए कौन सा सर्वनाम है। तो ये सब ना बड़ा इजी से चैप्टर होते हैं, और इन सबसे जब प्रश्न गलत हो जाता है ना, तो सच में बताएं बहुत दुख होता है। मतलब इतना दुख होता है ना, असहनीय जिसको कहें, उतना कष्ट होता है कि अरे बाप रे इतना इजी सा प्रश्न कैसे मेरा गलत हो गया। तो भाई गलत तो नहीं ही करना है ना। चलिए आगे देखिए, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या कहता है कि जिस सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं कि भाई आपको कोई सर्वनाम शब्द है और उससे क्या हो, प्रश्न का बोध होता है। जब ऐसा होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, कहाँ, ठीक है। जैसे टोकरी में क्या रखा है, अब क्या शब्द आया तो वो प्रश्न का बोध कराया कि नहीं कराया। बाहर कौन खड़ा है, अब कौन शब्द जैसे आया, आपको प्रश्न का बोध हुआ कि नहीं बोध हुआ। तुम क्या खा रहे हो, भाई क्या शब्द आया, प्रश्न का बोध हुआ कि नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आओगे, ठीक है। इतने ही उसके उसके पीछे लिखा रहता है, ट्रक के पीछे तुम कब आओगे, ठीक है। तो वो जो कब आओगे वाला दिया रहता है वो क्या है, प्रश्नवाचक ही तो है। वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। भाई प्रश्न का बोध हो रहा है, तुम कब आओगे, ठीक है। तो जिन सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध हो वो कौन सा सर्वनाम कहलाते हैं, प्रश्नवाचक। कौन और क्या किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, प्रश्नवाचक। वाक्य में प्रयोग करके दिए तो भी आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आगे हमारा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कहता है कि जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जहां पर वक्ता अपने या अपने आप शब्द का प्रयोग करे या स्वयं शब्द का प्रयोग करे, वहां पे निजवाचक का प्रयोग, जैसे अपने, अपने आप, ठीक है। आप जब आप स्वयं के लिए प्रयोग करते हो, निजी, खुद, स्वयं। इससे क्या पता चला? देखिए पहले समझिए, आपने भी पढ़ा कि मध्यम पुरुष में भी आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे भी किया जाता है। लेकिन बच्चा दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मध्यम पुरुष में जब हम आपका प्रयोग करेंगे तो वो सुनने वाले के लिए करेंगे, यानी कि सामने वाले के लिए करेंगे। लेकिन निजवाचक में क्या होगा? जब हम आप शब्द का प्रयोग करेंगे वो कर्ता के लिए करेंगे, यानी कि स्वयं के लिए करेंगे, जो कर्ता है उसके लिए किया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। जैसे आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों में होता है। जैसे यहाँ पे किया गया, पुरुषवाचक में किसके लिए? वक्ता के लिए करेंगे, जो सुनने वाले की, श्रोता के लिए कहेंगे, जो बात को सुन रहा है, जिससे हम बात को कह रहे होंगे। और निजवाचक में क्या होगा? कर्ता के लिए, यानी कि स्वयं के लिए करते हैं। जैसे मैं अपने आप चली जाऊंगी, तो गुस्से में रहते हो ना कि भैया छोड़ दीजिए, पापा छोड़ दीजिए, पापा कहेंगे अरे चली जाओ, तो क्या कहते हो? हाँ, मैं अपने आप चली जाऊंगी। वहां पे आपने आप शब्द का प्रयोग किया ना, लेकिन किसके लिए किया? स्वयं के लिए किया ना वहां पे। ठीक है, मैं स्वयं अपना काम कर लूंगी, यानी कि वहां पे आपने स्वयं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? खुद के लिए किया ना। खुद खा लूंगी, खुद पहन लूंगी, खुद चली जाऊंगी, अपने आप कर लूंगी, अपने आप समझ लूंगी। यहाँ पे क्या हुआ? आपने वो जो आप शब्द का, अपने आप शब्द का प्रयोग किया, जो खुद शब्द का प्रयोग किया, वो जो स्वयं शब्द का प्रयोग किया, वो किसके लिए किया? खुद के लिए किया ना। लेकिन वहीं पे अगर कहते कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप कब आए, तो हम वहां पे जो आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो स्वयं के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। वहां पे तो हमने सामने वाले के लिए वो प्रयोग किया ना, तो वहां पे वो किस में चला जाएगा? मध्यम पुरुष में चला जाएगा। यहां तक सभी को पॉइंट्स क्लियर हुए बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? बता दीजिएगा, कहीं कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, मैम ये चीज नहीं समझ में आया, ठीक है, ताकि आपके जो भी डाउट रहे, जो भी कंफ्यूजन हो, कोशिश करें कि वो ना रहे, ठीक है ना? डन ना? चलिए आइए देखते हैं कितना आपको समझ में आया है। सबसे पहला प्रश्न ही देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कुछ कोई शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण? निश्चयवाचक सर्वनाम का है, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक या फिर संबंधवाचक? कोई और कुछ। हाँ, कोई और कुछ किस सर्वनाम शब्द का उदाहरण है? यस बच्चे, यस, बहुत बढ़िया। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। कोई आया है, कुछ खा लो भैया, क्या खा लें? कुछ तो बात है, अब क्या बात है वो तो हमें ही नहीं पता ना। यह वह दिया होता तो निश्चयवाचक में हो जाता, जो सो संबंधवाचक में हो जाता। बहुत अच्छे, चलिए अगला बताइए। सर्वनाम में सर्व का क्या अर्थ होता है? सर्वस्वर, सर्वस्वर, सबका, सर्वत्र, सबोर। क्या होगा? सर्वनाम में सर्व का क्या मतलब होता है? सबका, ठीक है। सर्व प्लस नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है ना, सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है सबके, यानी कि सबका, और नाम का मतलब होता है नाम, यानी कि जब क्या होता है, जिस शब्द का प्रयोग सबके नाम के बदले में किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? सर्वनाम। ठीक है। क्या क्या कभी भी भेद पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे? 6। उपभेद बेटा आपसे पूछा जाएगा सर्वनाम के, तो कितना बताएंगे? 3। प्रयोग कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? कितना बताएंगे? 11। ठीक है। कारक कितने होते हैं सर्वनाम में? तो कितने बताएंगे? 7। ठीक है। वचन कितने होते हैं सर्वनाम में? 2। शब्द कैसा है सर्वनाम? तो विकारी, लेकिन लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है सर्वनाम में।
वह जाता है, ठीक है। वह क्या है, पुल्लिंग है, क्रिया देखा तब पता चला कि भैया जाता है पुल्लिंग है। वह जाती है, क्या है, जाती है शब्द देखा तो पता चला वह क्या है, स्त्रीलिंग है। तो सर्वनाम एक विकारी शब्द है, लेकिन सर्वनाम में हम लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 2, 4, 6, 8। अब तो गलत ही नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, यस। तो हमारे बच्चे एकदम इंटेलिजेंट हैं, वो कहेंगे अरे सब पता है हमको। सर्वनाम के 6 भेद हैं। उपभेद पूछ लेती तो भी हम बता देते, 2 प्रयोग पूछ लेती तो भी हम बता देते। ठीक है, कितने? 11। ठीक है, कारक 7। कौन से कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है? संबोधन। क्यों नहीं किया जाता है? कि जब हम पुकारते हैं तो हम संज्ञा के स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वाह मेरे शेर शेरनी। चलिए आगे आइए। क्या तुमने खाना खा लिया? इसमें रेखांकित सर्वनाम का बताना है। क्या शब्द को, कि क्या रेखांकित है, क्या है? प्रश्नवाचक, अनिश्चय, निश्चय या फिर संबंधवाचक? क्या तुमने खाना खा लिया, इसमें क्या जो है वो रेखांकित है और आपको बताना क्या है? प्रश्नवाचक, अनिश्चय, निश्चय, संबंधवाचक। यस, क्या शब्द क्या हो जाएगा? यस बच्चे, प्रश्नवाचक। क्या और कौन मूल रूप से होते हैं ना, जिससे क्या हो जाता है, सर्वनाम शब्द से हमें प्रश्न का बोध होता है। आगे देखते हैं। सीता कुछ पढ़ लो, कहा जाता है ना, मम्मी पापा कहेंगे ना भैया कुछ पढ़ लो, बहनी कुछ पढ़ लो, तो क्या है, बस कुछ पढ़ लो। इसमें जो कुछ शब्द है उसको बताना है कि सर्वनाम का प्रकार बताना, निश्चय, अनिश्चय, संबंध या फिर पुरुषवाचक। इससे क्या बोध हो रहा है? कोई और कुछ, किसका बोध कराते हैं? अनिश्चितता का बोध कराते हैं। यानी कि यहाँ पे जो कुछ शब्द है वो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए आगे देखते हैं। इनमें प्रथम उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन है? उसका, तुम्हारा, उनका, मैं। प्रथम या फिर उत्तम पुरुष या फिर एकल पुरुष, कुछ भी आप कह दें। आपसे पूछा गया है इनमें प्रथम, एकल या उत्तम पुरुष कौन से सर्वनाम? उसका है, तुम्हारा, उनका है या फिर मैं है? यस, यस, मैं या फिर हम। ठीक है, उसका थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है, तुम्हारा सामने वाले के लिए, ठीक है, उनका थर्ड पर्सन के लिए, अन्य पुरुष में। ठीक है, तुम्हारा किस में आ जाएगा? मध्यम पुरुष में। और मैं, हम किस में प्रयोग करेंगे? प्रथम पुरुष, एकल पुरुष, उत्तम पुरुष, कुछ भी ऐसा दे दिया जाए। अगला, इनमें उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन है? आप, वह, हम, तुम। उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? आप है, वह है, हम है या फिर तुम है? यस, हम। आप शब्द का प्रयोग निजवाचक में भी किया जाता है, और पुरुष में बात करें मध्यम पुरुष में, वह शब्द का प्रयोग क्या हो जाता है, जो है अगर हम अन्य पुरुष में भी प्रयोग किया जाता है, निश्चयवाचक में भी प्रयोग किया जाता है। तुम शब्द का प्रयोग किसमें? मध्यम पुरुष में किया जाता है। चलो बहुत बढ़िया, आगे देख। नेहा अपना काम स्वयं करती है। यहाँ पे आपको स्वयं को रेखांकित किया गया है और आपको बताना है कि रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद चुनना है। पुरुषवाचक, संबंध, निश्चय या फिर निजवाचक? नेहा अपना काम स्वयं करती है, यहाँ पे स्वयं शब्द को सर्वनाम का भेद बताना है। यस, निजवाचक। ठीक है, जब क्या होता है, जब हम दूसरे के लिए जो है आप शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो मध्यम, लेकिन जब स्वयं के लिए करते हैं तो निजवाचक। निजवाचक में स्वयं, आप, अपने आप, खुद, ये सारे शब्दों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम तू शब्द कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आता है? अन्य पुरुष, उत्तम, मध्यम, इनमें से कोई नहीं। पुरुषवाचक सर्वनाम तू शब्द कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आता है? मध्यम पुरुष। तू, तुम, ये सारे अनादर सूचक जो है सर्वनाम होते हैं। आप, ये आदर सूचक सर्वनाम के अंतर्गत। कभी भी ऐसे पूछा है ना अनादर सूचक, तो तू, तुम
और आदर सूचक तो आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जिसने उसने शब्द किस सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आता है? संबंधवाचक, निश्चय, अनिश्चय, निजवाचक। जिसने उसने शब्द किस सर्वनाम के भेद के अंतर्गत? यस, इसके अंतर्गत संबंधवाचक। जो, शो, जैसा, तैसा, जिसने, उसने, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सर्वनाम का टॉपिक। अपनी तरफ से बच्चा पूरी कोशिश किया है आपको एक एक पॉइंट्स बताने का सर्वनाम के बारे में, और क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है। बाकी कहीं भी बच्चा कोई भी डाउट होगा ना तो पूछ लीजिएगा कि मैम ये चीज़ नहीं समझ में आया है। कोशिश करेंगे कि जो भी आप पूछे रहें वो भी डाउट हम आपका क्लियर करें, लेकिन अगर नहीं पूछोगे ना तो पता नहीं चल पाएगा ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कभी भी ऐसे मत छोड़ना कि चलो हम समझ जाएंगे, ऐसा बच्चे कभी मत करना, ठीक है ना। जो नहीं आता वो बेफिक्र होके पूछिए, ये मत सोचिए उनको समझ में आ गया हमको नहीं आया क्या होगा। नहीं, आपको नहीं आ रहा इसीलिए तो आप पढ़ रहे हैं, आपको आता तो आप क्यों पढ़ते भाई, ठीक है ना। तो पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे बहुत सारी बातें। पढ़ते रहिए बच्चा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।